हेलो गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये अपना लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज, सेकंड देखा इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट देखा था अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नेक्स्ट है अपना ओम्स लॉ, उसके बाद देखा अपन ने रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी एंड उसके बाद देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स। इससे आगे वाले जो 3 टॉपिक्स हैं वो आज इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। फर्स्ट होगा अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पहला है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड देखेंगे इसमें अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद देखेंगे अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जो लास्ट टॉपिक होगा अपना वो होगा इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो चलिए वन बाय वन करके इन टॉपिक्स को अपन समझते हैं। तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। देर आर टू वेज ऑफ ज्वाइनिंग रेसिस्टर्स टुगेदर। फर्स्ट है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अपन जो 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर अपन क्या देखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली जो अपने रेसिस्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली उनको एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये मैंने बोला R1, ये है अपना R2 और ये है R3। तो अपन ने एंड टू एंड कनेक्ट किया है इनको, है ना। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं इनको हटा के एक सिंगल रेसिस्टर लगाना चाहूं जो कि इक्वल हो वैल्यू के अंदर, जो ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं इस सर्किट को उतना ये दे पाए, तो अपन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे। दैट इज अपन बोलते हैं लेट से आर। अब ये जो आर है वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा कि कुछ और होगा, R1 माइनस R2 प्लस R3 होगा, क्या होगा वो अपन डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन क्या देखेंगे कि रेसिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स बेसिकली एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, अगर मैं एक बात बोलूं यहाँ पे कि ये जो तीनों रेसिस्टर्स हैं अपने, ये एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ मान लो इस तरीके से, है ना, सेल या बैटरी जो भी मैं कनेक्ट करता हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, तो ध्यान से देखो ये तीनों जो रेसिस्टर्स हैं ये बैटरी के साथ में एक ही पॉइंट से कनेक्ट है ना। तो यहाँ पे पहला तो अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और इसके बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर कि अगर मैं इन 3 रेसिस्टर्स को, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, अगर इन 3 रेसिस्टेंस को मैं अगर हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाना चाहूं जो कि इन तीनों के जो अमाउंट है उसके इक्वल इस सर्किट के अंदर क्या करेगा, रेसिस्टेंस देगा इस सर्किट को। तो अपने को वहां पे उस आर का पता करना है, मतलब अपने को एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाना है इन तीनों के बदले। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना फाइनल जो सर्किट होगा वो बनेगा, ठीक है। और अपने को इस आर की वैल्यू निकालनी है। अब ये आर की वैल्यू किस तरीके से होगी, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी या कुछ और होगी, वो अपन उसका डेरिवेशन यहाँ करेंगे। तो चलिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो वन बाय वन करके अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज। फर्स्ट, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड consecutively they are said to be connected in series। अभी अभी अपन ने देखा था कि अगर अपन जो अपने रेसिस्टर्स हैं उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो वहां पे जो अपने पास कॉम्बिनेशन आया है रेसिस्टर्स का वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए अपन एक ब्लैंक पेज पे इसको देखते हैं क्या है। अभी अभी अपन ने जो पॉइंट बोला उसका क्या मतलब है, जैसे अपन ने क्या बोला कि 3 रेसिस्टर्स लेट से सीरीज में कनेक्टेड है, ये R1 है, ये R2 है और ये अपना R3 है, और यहाँ पे अपन ने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ये उसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब क्या होगा, इस बैटरी में से कुछ करंट I निकल रहा होगा यहाँ से। अब मुझे बताओ I करंट यहाँ से निकलेगा तो इस सर्किट के अंदर यहाँ I एंटर करेगा और यहाँ I एंटर करेगा तो यहाँ भी I होगा, यहाँ से भी I आएगा और फिर यहाँ I आएगा, फाइनली इसके अंदर I करंट आ जाएगा घूम के, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो I करंट है हर जगह पे क्या है, इसकी वैल्यू सेम है ना। तो मुझे बताओ इस R1 के अंदर कितना करंट होगा, I होगा, यहाँ भी I होगा और यहाँ भी I होगा। तो यही अपन ने सेकंड पॉइंट में देखा था कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है।
अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज आर जॉइंड टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, then each resistance has a different potential difference across its ends, which depends on the value of resistance, but the total potential difference across all ends of the resistors in the series is equal to potential difference of connected battery. अब इस बात का क्या मतलब है समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आई करंट था, R1 मेरा रेजिस्टेंस था, तो अपने को पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू IR। तो मुझे बताओ इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? मैं बोलता हूँ लेट से V1, और V1 किसके इक्वल होगा? I इंटू R। I तो I है, रेजिस्टेंस कितना है इसका? R1, तो ये हो जाएगा IR1। इसी तरीके से यहाँ पे मैं बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा IR2, और ये अपना होगा V3 इज इक्वल्स टू IR3। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का जो रेसिस्टेंस है वो सेम थोड़ी है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे ना, ये वाले, इन तीनों का अगर सम करोगे तो ये इक्वल आएगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो मैं बोलता हूं लेट से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज V। तो इन तीनों का जो सम है ना, वो किसके इक्वल आना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल्स टू V। इन तीनों का अगर मैं सम करता हूं दैट शुड बी इक्वल्स टू V। V1 प्लस V2 प्लस V3 करूं तो वो V आना चाहिए। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं इन रेसिस्टर्स के एंड पे देखूं, इन दो पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है? जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना। समझ में आ रही है? और अपन ने बोला कि इस जगह पे है पोटेंशियल डिफरेंस 1, यहाँ है V2 और यहाँ पे है V3। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बोल सकते हैं ना। इसी तरीके से मान लो और रेजिस्टर्स होते तो यहाँ पे क्या आ जाता? V4, V5, V6, और जो V4 होता वो क्या होता? IR4, और V5 क्या होता? IR5, है ना। इस तरीके से अपन बहुत सारे रेजिस्टर्स के लिए सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वहां पे इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं कि मैं एक इस तरीके का सर्किट बनाता हूं जहां पे ये तीनों रेसिस्टर हटा के इनकी बजाय मैं एक सिंगल रेसिस्टर लगाऊं, और उस रेसिस्टर की वैल्यू इतनी हो जितना कि ये तीनों मिलके, ये तीनों जो रेसिस्टर्स हैं ये मिलके इस पूरे सर्किट को रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो लेट से मैंने बोला कि ये रेजिस्टर R है अपना, और यही अपन ने बैटरी लगाई यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें से करंट जा रहा होगा I। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो V होगा, ये V किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू IR। ये बात समझ में आ रही है? ओके, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4। ठीक, इन सब की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देता हूँ? इसके अंदर जो अपन ने इधर लिखा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या आएगा? V की जगह तो अपन रखेंगे क्या? IR। R क्या है अपना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इन तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर का काम करेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू V1 कितना है अपना? IR1 प्लस V2 कितना है? IR2 प्लस V3 कितना है? IR। तो यहां से अपना IR इज इक्वल्स टू I कॉमन लेंगे इधर से, तो ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I अपना कट जाएगा, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैं ये सर्किट बना रहा हूँ इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लूंगा मैं, वो किसके इक्वल लूंगा? इन तीनों रेजिस्टेंस के सम के बराबर। अब मान लो जो अपना R1 है दैट इज 2 ओम, R2 जो है अपना दैट इज 5, और R3 है दैट इज 7 ओम। तो अपने को ये जो R है, इन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए अपन तीनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी अभी अपन ने इसका डेरिवेशन किया है। तो वो अपना किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस 7 दैट इज 14। तो ये अपना 14 ओम के बराबर आएगा। तो अगर मैं 14 ओम का रेजिस्टर यहाँ ले लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। इन तीनों की बजाय मैं सिंगल रेजिस्टर लगा दूँ तो भी बात वही रहेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन ने यही बोला है, व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर जॉइंड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी, then each resistance has a different potential difference across its ends, which depends on the value of resistance। ये भी अभी देखा अपन ने कि भाई इस किस पे डिपेंड करेगा?
कि इसका R1 R2 R3, क्योंकि करंट तो सेम ही है ना तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा और वो डिपेंड करेगा किस पे, इन रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस पे। चलिए उसके बाद क्या बोलता है, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कनेक्टेड बैटरी। मतलब क्या है, वही कि अपन ने बोला कि ये जो तीनों रेसिस्टर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना V1 V2 एंड V3, जब इन तीनों का सम टोटल करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये किसके इक्वल आएगा, V के इक्वल आएगा। ये समझ लिया था अपन ने, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहाँ पे वो डेरिवेशन पार्ट है जो अपन ने निकाल लिया है। R इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब तो यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टर्स की बजाय एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाहे तो उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपन ने डेरिवेशन से देखा था, वो सेम डेरिवेशन है। ये वही बोल रहा है, फिगर शोज 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज, जो अपन ने लिए थे। नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज V1, वो अपन ने बात की थी कि यहाँ लेट से V1 है, एंड R2 इज V2, यहाँ पे V2 है, एंड R3 इज V3, तो ये अपना V3 है। लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी भी V, यहाँ पे अपन ने V पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। देन ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इन तीनों की बजाय एक सिंगल रेजिस्टर ले लें जिसका रेजिस्टेंस है R। तो वो अपन अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इस सर्किट के लिए, कंप्लीट सर्किट के लिए मुझे बताओ क्या बनेगा अपना जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो बनेगा V इज इक्वल टू IR। तो वही यहाँ पे बोला है। तो बोल रहा है अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रेजिस्टर्स सेपरेटली वी गेट। तो यहाँ पे अपने को पता है कि यहाँ करंट I होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, क्योंकि इनिशियली I करंट ही तो आ रहा है इधर से। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। तो वही यहाँ पे अपन ने बात की है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो 2 3 4 एंड 5 की वैल्यू ये किस में पुट कर देंगे, ये फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो वहां से अपने पास में क्या आएगा, दैट विल बी IR, V की जगह तो अपन रख देंगे क्या, IR, और V1 की जगह रख देंगे IR1, V2 की जगह रख देंगे IR2 और V3 की जगह रख देंगे IR3। I कॉमन ले लेंगे, I कट जाएगा यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, उसके बाद अपन ने बोला देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस in a series resistance connection is equal to sum of all the resistances। तो अगर इस सर्किट में अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R इक्विवेलेंट जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से अगर R4 होता तो प्लस R4 हो जाता, प्लस R5 हो जाता। क्लियर है, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्यों भाई, बिकॉज अगर मान लो एक रेजिस्टर है अपना 2 ओम का, एक है 5 ओम का और एक है 12 ओम का, तो मुझे बताओ R इक्विवेलेंट जो होगा, इन तीनों के इक्वल जो रेजिस्टर रखेंगे वो कितने ओम का होगा, दैट विल बी ऑफ 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 2 19 ओम। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है, ये जो सबसे बड़ा इंडिविजुअल रेजिस्टर है उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है, ये बात अपन ने बोली है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में बोल रहा है व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वही अभी अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स अगर अपन कुछ रेजिस्टर्स लगाते हैं तो वो सारे रेजिस्टर्स क्या होते हैं, इन पैरेलल। तो यहाँ पे अपन ने डायग्राम भी लिया है। तो ये अपन ने 3 रेजिस्टर लगाए हैं, R1 R2 एंड R3। ये तीनों के तीनों कहाँ कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है तीनों। ये भी इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी इससे, और ये भी इससे। अगर मैं बोलूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पे R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बता सकते हो क्या? जूम कर लेते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, सबके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो जुड़े हैं। इन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जितना बैटरी का है। तो जो बैटरी है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहाँ पे मुझे बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट विल बी V। यहाँ भी कितना होगा, V, और यहाँ भी क्या होगा, V। ठीक है। अभी अभी अपन ने सीरीज में देखा था कि सीरीज के अंदर जो रेसिस्टर्स होते हैं उनके अंदर सब रेसिस्टर्स में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। वहीं पे पैरेलल में क्या होता है, सब रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पर करंट अलग होगा। क्यों? तो अपने को पता है कि यहाँ पे V होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी V होगा और यहाँ पे V होगा। अब ओम्स लॉ से अपने को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से I क्या होगा, V बाई R। और सब में V तो सेम है बट R तो अलग अलग है ना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट से I1 करंट जाता है, यहाँ से I2 जाता है और यहाँ से I3 जाता है।
तो यहाँ पे अपन बोल देते हैं लेट्स से अपना करंट जाएगा I1, इससे जाएगा I2, इससे जाएगा I3। तो I1 किसके इक्वल होगा बता सकते हो क्या? अब ये बताए V है, ये भी V है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I विल बी इक्वल्स टू V बाई R1। यहाँ पे I2 क्या होगा? दैट विल बी, ये R1 होगा V बाई R2, और यहाँ पे I3 क्या होगा अपना? दैट विल बी इक्वल्स टू V बाई R3। कॉमन सेंस से भी अपन ये बता सकते हैं, क्योंकि जिस पाथ से इसको कम से कम करंट को कम से कम रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से वो ज्यादा जाएगा, और जहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से कम जाएगा। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। समझ में आ रही है बात? चलिए, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करो अपने पास एक पाइप है, उसमें से पानी आ रहा है, और इस पाइप के से 3 पाइप्स कनेक्टेड हैं ऐसे ना, और तीसरा है ऐसे। तो मुझे बताओ यहाँ पे 3 जो पाइप्स हैं, यहाँ पानी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ सबसे ज्यादा पानी कहाँ से जाएगा? तो दिख रहा है अपने को कि ये सबसे अपना जो पाइप है सबसे वाइड है, ये उससे थोड़ा कम वाइड है, ये सबसे कम वाइड है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी जाएगा इधर से, क्योंकि इधर से इसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये करंट को अपन पानी की तरह मान सकते हैं, तो जहाँ कम रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ सबसे ज़्यादा क्या करेगा? पानी फ्लो करेगा, उसके बाद यहाँ से करेगा, और सबसे कम कहाँ से करेगा? यहाँ से करेगा, क्योंकि स्पेस नहीं है ना। समझ रहा है? तो ये अपन एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ करंट फ्लो कम होगा, क्योंकि देखो ध्यान से I1 जो है, ये जो भी एक्सप्रेशंस हैं सब में न्यूमरेटर तो अपना कांस्टेंट है। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो ये वाला I क्या होगा? अपना छोटा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। समझ रहे हो? तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। चलिए, तो यही बात यहाँ पे बोली है कि व्हेन a number of resistance are connected in parallel then the potential difference across each resistance is same which is equal to the voltage of battery applied। वही अपन ने बोला कि यहाँ V है तो सबके अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा? VV होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अभी समझा है अपन ने, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पैरेलल रेजिस्टेंस टेक टुगेदर इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन सर्किट एज ए होल। Thus, when a number of resistors are connected in parallel, then the sum of current flowing through all the resistance is equal to the total current flowing in the circuit। इस बात का क्या मतलब है? कौन सी बात का? ये वाली बात का। इसका मतलब ये है भाई कि अगर अपन ने बोला कि करंट यहां से निकल रहा है IT, ये अपना IT निकल रहा है इधर से, तो यहाँ एंटर कितना करेगा? IT करेगा। बाहर कितना आएगा? IT आएगा ना। करंट ऐसे तो नहीं कि बीच में गायब हो जाएगा भाई। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो ये तीनों मिलके ये 3 में डिवाइड हुआ है, आगे जाके वापस से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होके ये I1 हो गया अपना, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो यहाँ पे जो ये करंट IT था यही तो डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। तो आगे जाके जब तीनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? अपने पास करंट क्या आएगा? दैट विल बी IT, I टोटल। ठीक है, ओके। तो यही बात इसने बोली है कि कितने भी रजिस्टर्स हों पैरेलल में लगे हुए, जो करंट उनमें एंटर कर रहा है ना टोटल अमाउंट, उतना ही बाहर निकलेगा। ठीक है, ओके। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए अपन अलग से देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि अपने को पैरेलल में कुछ रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टर्स मान लेते हैं। ये अपना R1 है, ये R2 है, और ये अपना R3 है। ठीक, और ये तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है बैटरी से, इस तरीके से। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का दैट इज V, और इसमें से करंट निकल रहा है लेट्स से I। तो यहाँ पे जो करंट तीनों में एंटर करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट करेगा भाई। ये मेरा लेट्स से I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। यहाँ पे I करंट है, बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा? I निकलेगा, है ना। तो पहली बात तो अपने को समझ में आई कि I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, ओके। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन डेरिवेशन कर रहे हैं किसका? आर इक्विवेलेंट का। मतलब मैं अगर यहाँ पे इन 3 रेजिस्टर्स को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाहूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब अपन बात करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, मैं बना देता हूँ कि लेट्स से ये मैं जो लगा रहा हूँ इसकी वैल्यू आर हो, और यहाँ पे अपन ने वही बैटरी वी लगाई है, करंट अपना आई जा रहा है। तो यहाँ पे अपना आई क्या होगा इन दोनों में? ये वाला जब आर इक्विवेलेंट मैंने ले लिया तो अपने को सिंपली समझ में आ रहा है ना कि आई विल बी इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो यहाँ पे अपन इस I की बात कर रहे हैं, और किसको कंसिडर करते हुए? आर इक्विवेलेंट को कंसिडर करते हुए। तो यहाँ पे अपना I विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट विल बी
V/R। अब बात करते हैं अपन I1 की। I1 क्या होगा? अब R1 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो अक्रॉस सबके VV होगा, अभी अपन ने पता किया था भाई, है ना, बात की थी इसके बारे में, क्योंकि सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो जितना पोटेंशियल किसका है, बैटरी का है, उतना ही इनके अक्रॉस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे I1 अपना क्या हो जाएगा, दैट विल बी V/R1। I2 क्या होगा अपना, दैट विल बी V/R2। एंड I3 अपना क्या होगा, दैट विल बी V/R3। इसको मैं बोलता हूँ 2, 3 एंड 4, और ये अपना हो जाएगा 5। तो मैं कह रहा हूँ पुट 2, 3, 4 एंड 5 इन 1। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारी वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यू, सारी वैल्यू अपन यहाँ डाल दें इसमें। तो अपना क्या बनेगा भाई, ये बनेगा अपना V/R विल बी इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अगर मैं यहाँ पे इसमें से, सब में से V कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, V इंटू, यहाँ पे मैं V कॉमन लेता हूँ, 1/R होगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा V सब में से कॉमन लिया तो ये बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से अपना V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से अपना R इक्विवेलेंट आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर अपने पास में कुछ रेसिस्टर्स पैरेलल में दिए हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, मैं R इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ इसको टेक्निकली, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है ये बात, समझ में आया डेरिवेशन? चलिए, तो नेक्स्ट अपन ने वही फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है। जब रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, तो वहाँ पे उनको हटा के एक सिंगल रेजिस्टर अगर यूज करना हो, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वही बोल रहा था, फिगर शोज 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 connected in parallel. Now suppose current across resistance R1 is I1, R2 is I2 and R3 is I3. Let total current in the circuit be I, then I will be equals to I1 plus I2 plus I3. अभी भी पढ़ा था अपन ने, अप्लाइंग ohms law to the whole circuit, तो I is equals to क्या हो जाएगा, V/R, क्योंकि ohms law होता है V is equals to IR, तो R को अपन नीचे ले जाएंगे तो I is equals to क्या हो जाएगा, V/R। Applying ohms law to the 3 resistors separately, we get I1 हो जाएगा अपना V/R1, I2 हो जाएगा V/R2, I3 हो जाएगा V/R3। अब इन सबको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो अपने पास में बेसिकली I जो है वो अपना होगा V/R। R कौन सा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन ने अभी बताया था कि अपन अगर इस तरीके से एक सर्किट बनाते हैं जहाँ पे इन तीनों की बजाय एक सिंगल लगाते हैं अपन रेजिस्टर उसका, तो V/R जो I की जगह अपन ने रखा है, दैट विल बी इक्वल्स टू V/R1 दैट इज I1 प्लस V/R2 दैट इज I2 प्लस V/R3 दैट इज I3। नेक्स्ट स्टेप में अपन इसमें से V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपने को जब ये V इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बोली है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट विल ऑलवेज बी लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अपना R इक्विवेलेंट आएगा ना, इन तीनों रेजिस्टर्स के बजाय अपने एक सिंगल रेजिस्टर लेते हैं, वो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, इन तीनों से छोटा होगा। R जो होगा वो R1 से भी छोटा होगा, R जो है वो R2 से भी छोटा होगा, और R जो है अपना R3 से भी छोटा होगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो R1 है मेरा, वो मेरा 2 ओम है, R2 जो है 1 ओम है, एंड R3 है मेरा 3 ओम है। मतलब इन तीनों से छोटा होगा, मतलब क्या होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा ना वो 1 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा और 3 से भी छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1। इस छोटे से वाले से भी छोटा होगा, यही अपन ने बोला है। निकाल के देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं भाई, यही वाला 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 दैट इज 2 प्लस 1/R2 दैट इज 1 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे एलसीएम लें तो ये अपना आएगा 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2। तो यहाँ से 1/R जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6, 3, 9 प्लस 2 11/6। तो यहाँ से अपन दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो R विल बी इक्वल्स टू 6/11। तो ये आएगा 0.5 समथिंग। तो देखो 1 ओम से भी छोटा है ना, तीनों से छोटा है, तो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा है। क्लियर है ना बात? चलिए, नेक्स्ट अपना डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर पहला है, द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। अपने वो अभी अभी देखा था कि सीरीज में अगर रेजिस्टर्स लगे होते हैं,
है ना? या फिर सीरीज में कुछ अप्लायंसेस लगे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, अपन रेजिस्टेंस मान सकते हैं ना उसको, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। तो इन सारे अप्लायंसेस में क्या होगा, करंट तो सेम होगा, अभी बोला था कि जितना बैटरी से करंट निकलेगा वही तो जाएगा, ये आई इसमें जाएगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, है ना? ये भी अभी अपन ने बात की थी। तो क्या होगा जब आप करंट जो है तीनों कंपोनेंट्स में, यहाँ पे मान लो कुछ फैन है, यहाँ पे मान लो कुछ रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक आयरन है, तीनों में करंट सेम जा रहा है पर तीनों की नीड अलग अलग है। तो होगा क्या, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू। भाई अगर हीटर की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको ज़्यादा करंट चाहिए किससे, इलेक्ट्रिक बल्ब से। पर अगर सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो सब में से क्या करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, तो प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं करेंगे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क। तो यहाँ पे देखो अपन ने राइट साइड में जो डायग्राम लिया है ये वाला, इसमें तीनों में 3 बल्ब लगे हैं, ठीक है। अगर मान लो इस बल्ब की जगह मैं कुछ रेफ्रिजरेटर लगा देता हूँ, ठीक है, और ये अपना बल्ब है और यहाँ पे मैं एक फैन लगा देता हूँ, मुझे बताओ एक भी चीज इसमें से फंक्शन करना बंद कर दी, मतलब यहाँ पे डिफेक्टेड हो गई, तो सर्किट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना। अब ये नहीं चल रहा तो बाकी चलना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफेक्टेड है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक भी डिफेक्टेड होगा तो सारे के सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपन देखो दिवाली पे जो लेके आते हैं ना, लाइट्स लेके आते हैं, वो सारी क्या होती हैं, सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो वहाँ पे एक भी लाइट क्या करती है, खराब होती है तो बाकी सारी लाइट जलना बंद हो जाती है। एग्जाम्पल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द डेड बल्ब इन फेरी लाइट्स। जो फेरी लाइट्स होती है वहाँ पे जो डेड बल्ब है उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक फ्यूज होते ही सारे के सारे बंद हो जाते हैं, और उसको ढूंढने के लिए आपको सबको चेक करना पड़ेगा ना, वन बाय वन, ऐसे तो नहीं बता सकते हो। तो ये अपने डिसएडवांटेज थे किसके, सीरीज सर्किट के। नेक्स्ट है अपना एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। पहला है, इट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स। करंट को डिवाइड कर देता है। अब ये भी अपन ने बात की थी ना कि यहाँ पे देखो तीनों में 3 जगह, यहाँ पे R1 R2 और R3, ये मान लो 3 डिवाइसेज ही हैं, तो क्या करेगा, करंट डिवाइड हो जाता है, इसको जितनी जरूरत है वो उस हिसाब से लेता है, क्योंकि V देखो सेम है। अब अपना R1 R2 R3 डिफरेंट डिफरेंट है, इसी पे R1 R2 और R3 पे डिपेंड करेगा किस में कितना करंट जाएगा। तो जो गैजेट है वो गैजेट इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनका रेजिस्टेंस इस तरीके से हो कि उसको जितना करंट की जरूरत है ना वो इसमें से पास करे, है ना। अभी अभी अपन ने बोला था कि जो करंट है इसमें से कितना किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा इन तीनों के अंदर। क्लियर है, तो वही बात अपन ने यहाँ बोली है कि जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है सब गैजेट्स के अंदर। द टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। टोटल रेजिस्टेंस अभी अभी अपन ने बात की थी, जो निकाला था कि जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है, मतलब छोटे वाले से भी, जो सबसे छोटा इन तीनों में से, उससे भी छोटा होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैड डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। अब अपने घरों में जो बिजली आती है, जो करंट आता है ना, वो 220 वोल्ट पे आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि अपने पास में अलग अलग जो गैजेट्स है ना, उनको अलग अलग करंट चाहिए, तो वो क्या होते हैं, इस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होते हैं कि जो उनका रेजिस्टेंस होता है ना, उसी तरीके से होता है, जितना उनको करंट चाहिए उतना ही उसमें से पास हो, क्योंकि आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, V बाई आर। अब जो उस गैजेट का आर होगा उसी के हिसाब से उसमें से करंट जाएगा, ठीक है, ओके। इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग अदर्स विल वर्क इंडिपेंडेंटली। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ही अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो ये R1 खराब हो गया तो ये सर्किट कट गया अपना, तो ये यहां से तो करंट नहीं जाएगा, यहां से तो फ्लो नहीं करेगा करंट, बट यहां से तो करेगा ही ना। तो यहाँ पे मान लो फैन था तो फैन नहीं चलेगा, बट यहाँ पे अपना जो बल्ब है और अपना जो रेफ्रिजरेटर है वो तो वर्क करेगा ना, इधर से तो करंट जा ही सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, अपने घरों में जो कनेक्शन होता है ना वो पैरेलल में होता है, और अगर मैं हर एक के साथ में स्विच दे दूं, यहाँ पे मैंने बोला कि लेट से यहाँ पे सब पे स्विच दे दिया मैंने, ऐसे सिंबल पता है ना स्विच का, तो इस स्विच को मैं ऑन ऑफ करके हर एक को सेपरेटली कंट्रोल कर सकता हूँ। वहीं अगर सीरीज में अपने पास में गैजेट्स लगे हुए हैं तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक स्विच लगाता हूँ तो इसको बंद करते ही सारे के सारे बंद हो जाएंगे, तो मतलब सेपरेटली अपन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो घरों में जो अपने पास कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है, पैरेलल। क्लियर है, तो यही अपन ने यहाँ पे बात की है कि इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग अदर्स विल वर्क इंडिपेंडेंटली। चलिए, अब जो पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास में, वो सॉल्व कर लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर सोर्स बेस्ड, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट।
ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2024। तो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो अपने को 3 जो हैं ये तो सीरीज में है, ये 8 ओम और ये 8 ओम किस में है, पैरेलल में। बाकी अपने को की दी हुई है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखो पॉइंट ए कहाँ है अपना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इसके बीच में 3 रेजिस्टर्स हैं, ये तीनों किसमें, सीरीज में। तो अपन आर इक्विवेलेंट बता सकते हैं ना इसका, R equivalent will be equals to R1 plus R2 plus R3 और R1 अपना है 4 plus 6 plus 16, तो यहाँ से अपना हो जाएगा 26 ओम। क्लियर है। चलिए फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C। इस पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे ये जो है अपना, ये B और C के बीच में अपने को बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अपन 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 इज 8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 2/8 एंड दिस इज 1/4। और अगर दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो यहाँ से R इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा 4 ओम और यही अपना आंसर होगा। थर्ड में पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब अपन ने देखो यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे इनका तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 26 ओम इन तीनों का, और ये जो पैरेलल वाले हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। और अपने पास में इस तरीके से सर्किट बन गया, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ स्विच विच लगे हुए हैं और अपने को करंट निकालना है, मतलब आई निकालना है। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, वो दोनों किस में आ गए, ये अब सीरीज में आ गए। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी 26 प्लस 4 दैट इज 30 ओम एंड वोल्टेज कितना अपना 6 वोल्ट। तो यहाँ से अपन आई बता सकते हैं कि सर्किट में कितना होगा, दैट विल बी V बाई आर एंड V कितना है 6, आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं, तो ये अपना 30, इट विल बी इक्वल्स टू 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर। तो पता लग गया इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.2 एम्पियर। सी के और पार्ट में पूछ रहे हैं इन द अबाउ सर्किट द 16 ओम रेसिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर्स ऑफ 8 ओम, which one of the two will have more potential difference across its ends, justify your answer। देख लेते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0.2 ओम करंट जा रहा है सर्किट में, ये अपने पता कर लिया। तो यहाँ से कितना जा रहा होगा 16 ओम के अक्रॉस, भाई जितना यहाँ एंटर करेगा उतना ही जाएगा, सीरीज वालों में तो सब में बराबर जाता है। तो यहाँ भी जा रहा होगा 0.2 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर बात करें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अपने को, तो अपन ने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था ना, कितना होगा, दैट इज 4 ओम। तो यहाँ 4 ओम अगर सिंगल रेजिस्टर में 4 ओम लगा देता हूँ तो अपने को पता लग जाएगा ना कि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि जितना करंट इसमें जा रहा है अभी ये सीरीज में बन गए तीनों, ये चारों के चारों केस में हो गए सीरीज में हो गए। अगर सिंगल अपन एक 4 ओम का रेजिस्टर लगा दें तो चारों सीरीज में हो गए, तो इसमें से भी कितना करंट फ्लो करेगा, वो अपना फ्लो करेगा 0.2 एम्पियर। अब यहाँ से अपन देख लेते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V विल बी इक्वल टू IR। ओम्स लॉ पता है अपने को, I कितना है 0.2, R कितना है 16, तो ये जाएगा 3.2 वोल्ट। और वहीं पे अगर इस 4 ओम के अक्रॉस ये जो दो अपने रेजिस्टर्स हैं इसके अक्रॉस कितना होगा, तो यहाँ पे V जो होगा दैट विल बी 4 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। तो साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, वो है अपना अक्रॉस 16 ओम। और क्यों होगा, क्योंकि अपन इसके कैलकुलेशन करके बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो यहाँ बोल देंगे हैंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 16 ओम विल बी मोर, ओम रेसिस्टर लिख देना यहाँ पे ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ए बैटरी और सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू ए रेसिस्टर और ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, चाहे वो कंडक्टर हो, कंडक्टर में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस तो होता ही है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, एग्जांपल रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। तो यहाँ पे जो अपन एनर्जी देते हैं इसके अंदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो यहाँ पे फैन के अंदर क्या होता है, कुछ तो रोटेशन में काम आता है, पर कुछ क्या होगा, आप थोड़ी देर जैसे फैन ऑन रहता है 2-3 घंटे के लिए, तो उसके बाद जो पीछे जहाँ मोटर होती है ना, वो पार्ट उसका गर्म हो जाता है। तो मतलब कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में, है ना, वो वेस्टफुल है अपने लिए। तो पर इस पे बेस्ड अपन कुछ यूजफुल डिवाइस बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है,
बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, एग्जाम्पल एंड इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ यूज फॉर लॉन्गर टाइम, है ना, ये अपन ने बात कर लिया। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, कंप्लीटली अपन बोलते हैं कि मान लो कि कोई सर्किट है वो रेसिस्टिव है, पूरा का पूरा जो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो वहां पे क्या होगा, दैट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, द सोर्स एनर्जी इज डिसिपेटेड एंटायरली एज हीट। तो सारी की सारी वो एनर्जी क्या करेंगे, हीट में डिसिपेटेड कर देंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे बताओ, जब आप करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में तो वहां रेजिस्टेंस मिलता है उसको, उस रेजिस्टेंस की वजह से वहां क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। अगर अपना पूरा सर्किट रेसिस्टिव है तो वहां पे सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। वही बात यहाँ पे अपन ने बोला है कि उसी को अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंसिडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी एंड टी इज द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। अब ध्यान से समझना इसको, क्या बोल रहा है कि अपन बोल रहे हैं लेट से यहाँ पे कि अपने पास में एक रेजिस्टेंस आर है और अपने पास में ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे V, और इसमें टी टाइम के लिए कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है ना, अपन बोलते हैं लेट से आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। अब ये आई किसकी वजह से होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस तो इधर से होएगा भाई, उल्टा होता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और इस रेसिस्टेंस में से इस टाइम टी के दौरान कितना चार्ज फ्लो करता है, लेट से अपन बोलते हैं क्यू चार्ज ना, यही बात बोली थी, ये सारी अपन ने रिप्रेजेंट कर ली, ठीक है। The work done in moving the charge Q through a potential difference of V is VQ। कहां से आया भाई, अपने को पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद है, दैट इज W बाई Q। तो ये W क्या है, W इज द वर्क डन टू मूव Q चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ेगा Q चार्जेस को V पोटेंशियल के थ्रू पास करवाने के लिए, तो वो हो जाएगा, अपन Q को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा VQ। और वही यहाँ पे अपन ने बोला है कि जो वर्क करना पड़ेगा वो VQ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t। अब देखो यहाँ पे जो वर्क है, अब एक चीज समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि जो एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है वर्क। कैसे, आप में जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क कर पाओगे ना, और दोनों की जो अपने एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि जो एनर्जी है, जो वर्क कितना करना पड़ रहा है यहाँ पे, दैट इज VQ, और ये किसके इक्वल हो गई है, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर गई है उसी के इक्वल तो होगा ये वर्क। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये E हो जाएगा अपना, तो यहां से E विल बी इक्वल टू VQ। अब जो पावर होता है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब एक सेकंड में कितना काम कर पा रहे हो आप, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, पावर। तो अगर वर्क को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो अपने को पावर मिलेगी। भाई दो लोग हैं उसमें एनर्जी सेम है, पर एक आदमी जल्दी काम कर पा रहा है, एक धीरे कर पा रहा है, तो पावर किसमें ज्यादा है, जो जल्दी कर पा रहा है, मतलब पर यूनिट टाइम वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको पावरफुल बोलते हैं। पर क्लियर है ना ये बात, चलिए। तो यहाँ पे अपने को एनर्जी ये मिल गई यहाँ पे, अब अपने को पावर निकालना है, तो पावर क्या होगा, पावर विल बी इक्वल टू E बाई टी। तो यहां से अपना V बाई क्यू बाई टी। तो यहां से अपन ध्यान से देखो, क्या Q बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट, ये हो जाएगा VI। तो यहां से अपना जो पावर है दैट विल बी इक्वल टू V इंटू आई। क्लियर है ना बात, चलिए नेक्स्ट है, और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाई सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी। अब मुझे पता है कि पावर जो है अपन ने निकाला अभी, क्या निकाला, VI। तो पावर विल बी इक्वल टू VI। तो यहां पे मुझे बताओ एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट टाइम इतना वर्क कर पा रहा हूं मैं, तो टी टाइम में कितना वर्क करूंगा, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो हो जाएगा VI। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपना दैट इज P इंटू टी, दैट इज VIT। दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर एज हीट। अब यही जो एनर्जी है ना, ये एज ए हीट जो है वो डिसिपेटेड होती है किस में से, कंडक्टर में से, क्योंकि इतना एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन क्या कर रहे हैं उसमें सप्लाई कर रहे हैं, तो इतनी तो निकलेगी बाहर। क्लियर है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि H हीट विल बी इक्वल टू VIT। वही अपन ने बोला, देयरफॉर H इज इक्वल टू VIT। अब अपने को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। कहां से, ओम्स लॉ से। क्या मैं इस V की जगह
मैं आई आर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से एच मेरा हो जाएगा, आई पहले से एक आई वहां से आ जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी, और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है ना बात? चलिए, अप्लाइंग ओम्स लॉ, इसी फॉर्मूला में अपन अप्लाई कर रहे हैं, V इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह अपन ने आई आर रखा, तो ये बन गया आई स्क्वायर आर टी। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब आपको ध्यान रखना है भाई, जूल्स आपने क्या बोला था, अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, आई स्क्वायर आर टी, तो आप इजीली बता पाओगे व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलता है, इट इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो ध्यान से, पहले तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के बराबर, द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, जो अपन रेजिस्टर की बात कर रहे हैं उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर। दूसरा, उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, और थर्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज टी, टाइम फॉर विच करंट इज पासिंग थ्रू रेजिस्टर, द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर। ठीक है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स, अपने को पता है घरों में जब बिजली आती है ना, उसमें पोटेंशियल वी सेम होता है, आई तो अपने हिसाब से चेंज होता है ना, क्योंकि हर डिवाइस का आर अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एच निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट यूजिंग रिलेशन वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि वी सेम है अपना, आई निकालने के लिए अपने को वी यूज करना पड़ेगा, और आर क्या है उस डिवाइस का, वहां से अपने को आई पता लगेगा, वी बाई आर। क्लियर है, और फिर उसके बाद में आई कैलकुलेट करके अपन इस फॉर्मूला में रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने को एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉस ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकंड इज, 30 सेकंड में कितनी हीट मिलेगी। तो यहाँ पे अपने को गिवन क्या क्या है भाई, गिवन है आर इज इक्वल टू 20 ओम, दूसरा अपने को आई दे दिया 5 एम्पियर, और टाइम दे दिया कितना, 30 सेकेंड्स। तो अपने को हीट का फॉर्मूला पता है H, दैट इज जूल्स लॉ, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई कितना है 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20 इंटू 30, तो यहाँ से 25 इंटू 20 इंटू 30, तो यहाँ से 25 टू जा 50, 53 जा 150, और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो इतना जूल अपनी हीट प्रोड्यूस होगी इसमें से, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है, हीटर वगैरह में होता है, इलेक्ट्रिक केटल्स जो होती हैं या फिर टोस्टर वगैरह होते हैं वहाँ पे, टू मेक डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, ये वाले, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा। ठीक है, अब अपने सिलेबस में जो है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्क्रिप्टिवली बताया हुआ है, तो वो अपन समझ लेते हैं। बी अपन बात करेंगे, टू प्रोड्यूस लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, हियर द फिलामेंट मेड ऑफ मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट कैन रिटेन मच हीट, सो इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। अब क्या होता है, जो ये फिलामेंट होता है, इस राइट साइड में जो डायग्राम दे रखा है, ये वाला फिलामेंट है, और ये टंगस्टन का बना होता है, जो मेटल है टंगस्टन है। ठीक है, और ये जो टंगस्टन मेटल है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल, टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड टू मेक फिलामेंट्स। फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। अब ध्यान रखना, ये अभी तक सीबीएसई में पूछा नहीं गया है बोर्ड के अंदर कभी भी, पर ये बात अपने को एनसीईआरटी में दी हुई है, और कोई बात नहीं करता इसके बारे में। समझना है कि यहाँ पे अपने को जो फिलामेंट है ना, ये जो अपना फिलामेंट है, इसको जो सपोर्ट करने वाला, ये जो अपने पास वायर है पतला सा, ये इंसुलेटिंग होना चाहिए, मतलब इसमें से जो हीट है बाहर, इस बल्ब से बाहर कम से कम जानी चाहिए। इस तरीके से अपन इस इंसुलेटिंग मटेरियल को लेते हैं। ये क्या है, कंडक्टर तो है इलेक्ट्रिसिटी का, बट हीट का कंडक्टर उतना अच्छा नहीं है। द बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। तो ये जो बल्ब होता है, इसके अंदर अपन बेसिकली गैसेस डाल देते हैं, जो इनर्ट गैसेस होती है या फिर इनएक्टिव गैसेस होती है, कौन सी, नाइट्रोजन, आर्गन, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन डाल दोगे तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बंद कर जाएगा ये, है ना। तो फिलामेंट की जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनर्ट गैसेस डालते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर एज हीट। अब ये जो फिलामेंट होता है ना, इसमें करंट जब पास होता है तो क्या होता है, यहाँ बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो इसका एनर्जी वो किस में, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, बट एक स्मॉल पार्ट जो है फिर उसके बाद ये ग्लो करेगा, ग्लो करने की वजह से क्या करेगा, वहां अपने को लाइट मिलेगी।
बट ए स्मॉल पार्ट इज रेडिएटेड एज लाइट। अब इसी वजह से क्या होगा, अगर मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट में निकल जाएगी तो अपनी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, बिजली खराब कर रहे हैं अपन। इसी वजह से अपन अब एलईडीज यूज करते हैं। एलईडी क्या होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, और ये काफी एनर्जी एफिशिएंट होती है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो अपने को डिटेल्ड तरीके से दिया हुआ है, वो है टू मेक फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The fuse is placed in series with device. It consists of piece of wire made up of metal or an alloy of suitable melting point. एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा से बना होता है। ड्यूरिंग द ओवरफ्लो ऑफ करंट, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेज, इट मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। अपने को पता है कि हीट जो होती है किसी भी सर्किट में वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अभी अभी जूल्स लॉ पढ़ा था। तो जो हीट होती है वो अपनी किसके प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा कि जो ये अपना फ्यूज़ वायर है ना, ये मेल्ट कर जाएगा। तो चलिए इसको अपन, ये जो फ्यूज़ है इसको अपन थोड़ा डिटेल्ड तरीके से देखते हैं। तो देखो क्या बोला अपन ने कि अपने घर में मान लो कुछ इस तरीके से, यहाँ फ़ैन है, उसके बाद में मान लो यहाँ पे अपन ने रेफ्रिजरेटर लगाया है, उसके बाद में यहाँ पे अपन ने लेट्स से टीवी लगाया है ना, ये टीवी है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये फ़ैन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक सूटेबल रेटिंग का फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, और इसमें एक वायर होता है इस तरीके से। अब सपोज करो जो फ़ैन है उसको अपने लेट्स से 0.5 एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को लेट्स से 2 एम्पियर चाहिए, और टीवी को 1 एम्पियर चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपन फ्यूज़ लगाएंगे ना, ये फ्यूज़ अपना 0.6 एम्पियर का लगाएंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो करंट 0.6 एम्पियर से ऊपर फ्लो किया तो यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो इस फ्यूज़ वायर को मेल्ट कर देगा। मेल्ट कर देगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, अपना ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा अपने को ये भी ध्यान रखना होता है कि जो फैन है वो 0.6 एम्पियर तक मतलब काम कर पा रहा है इजीली विदाउट कोई दिक्कत हुई उसमें, है ना। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पे अपने को फ्यूज लेना है, तो उस फ्यूज के अंदर जो अपन वायर यूज करेंगे, फ्यूज वायर, वो इस तरीके से लेट से अपन यूज करेंगे 2.2 एम्पियर का। तो क्या होगा, 2.2 एम्पियर तक तो क्या करेगा कि यहाँ पे ये करंट को पास होने देगा। और दूसरा, ये रेफ्रिजरेटर 2 एम्पियर पे काम कर रहा है पर 2.2 तक ये इजीली इस जो करंट है उसको ये संभाल सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। पर अगर करंट 2.2 एम्पियर से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे दिक्कत में आ जाएगा रेफ्रिजरेटर। तो क्या करेगा, जैसे ही करंट इससे ऊपर ज़्यादा फ्लो करेगा तो यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि ये वायर मेल्ट हो जाएगा और ये जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से फ्यूज वायर क्या होता है, अपन चूज करते हैं कि वो अपने डिवाइसेस को सेफ रखे। तो अगर इन वायर में से अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाए तो क्या करेगा, फ्यूज जो डिवाइसेस हैं उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है ना ये बात? चलिए, आजकल घरों में बेसिकली एमसीबी यूज़ करते हैं अपन, हर एक कमरे की अलग अलग एमसीबी होती है, हॉल की अलग होती है ना। उसका भी यही काम होता है कि वहाँ पे एक रेटेड अमाउंट से ज़्यादा करंट आने पे एमसीबी डाउन हो जाती है। ठीक है, जैसा फ्यूज होता है, फ्यूज में क्या होता है, मेल्ट होकर वायर जो सर्किट है उसको ओपन कर देता है। उसी तरीके से एमसीबी क्या डाउन हो जाएगी तो वहाँ भी सर्किट वो ओपन हो जाता है। ठीक है, द फ्यूज वायर इज एनकेस्ड इन कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स। बेसिकली क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है बेसिकली, है ना। अब ये जैसे क्या है कि यहाँ पे देखो दो तरीके का फ्यूज दे रखा है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो अपन इसको जूम कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला एंड है ना, इससे तो अपना कनेक्शन मान लो घर में जा रहा है ना, होम में। और ये जो यहाँ से यहाँ पे जो वायर जो लगेगा, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है पावर हाउस से, है ना, वो यहाँ पे लगेगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो फ्यूज इधर वाला जो इसका पार्ट है, इसमें यहाँ पे अपन एक वायर लगाते हैं सुटेबल रेटिंग का, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, जितना जिस हिसाब से अपने को डिवाइसेस को सेव करना है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर डाल के अपन इसको फिट कर देते हैं। तो क्या होगा बेसिकली, ये अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जैसे अपन इसको ऊपर रखेंगे इसके। फिर क्या होगा, जैसे करंट अगर
यहाँ पे 5 एम्पीयर का मैंने ये लगाया है, तो करंट अगर 5 एम्पीयर एक्सीड करेगा तो वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। किस वजह से? हीट की वजह से। क्योंकि अपने को पता है कि ये इस तरीके का वायर है कि 5 एम्पीयर से ज़्यादा आते ही जो हीट है, हीट कैसे प्रोड्यूस होगी? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी और इसमें से जो करंट है फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे जैसे ही क्या करेगा, आई बढ़ेगा 5 एम्पीयर से ज़्यादा, तो ये मेल्ट होके इस सर्किट को कट कर देगा। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से एक फ्यूज इस तरीके से डिवाइसेस के अंदर भी आता है ना। तो इसमें भी बेसिकली वही है, ये अंदर जो वायर है ना, ये वाला है, ये अपना फ्यूज वायर है। ये अपन अपनी रेटिंग के हिसाब से लेते हैं और ये मेटल एंड्स पे लगा होता है, इस तरीके से डिवाइस में लगाता है। एक तरफ से इन करता है करंट, दूसरी तरफ आउट होता है। और ये मेटल वायर बीच में जो अपना फ्यूज वायर है, ये अपने जो डिवाइस है उसको प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड से, है ना। ठीक है। The fuse used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. Example, when an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power is operated at 220 volt, 4.54 ampere current flows in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. अब देख लेते हैं ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इसको अपन यहीं कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना, वो कितना कंज्यूम कर रही है? 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रही है। किस पे ऑपरेट करते हैं? जब 220 वोल्ट पे। अपन ने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू होता है VI। तो यहाँ पे पावर अपना 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वोट। 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं? 1000 वोट। तो ये हो गया अपना 1000। V अपना 220 वोल्ट दिया इंटू आई। तो यहाँ से जब आई निकालेंगे तो मुझे बताओ, उस जो इलेक्ट्रिक आयरन में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? दैट इज 1000 बाई 220। और ये अपना समथिंग आएगा अपना 4.54 एम्पियर। यही बोल रहा है ये भी। तो इस केस में अपने को जो वो अपनी इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें कितना एम्पियर का फ्यूज यूज करना चाहिए? वो अपने को 5 एम्पियर का। मतलब 5 एम्पियर तक वो जो इलेक्ट्रिक अपनी आयरन है वो ठीक तरीके से काम करेगी। 5 एम्पियर से ऊपर करंट होते ही वो खराब हो जाएगी। तो क्या करेंगे अपन? 5 एम्पियर का फ्यूज लेंगे और वहां पे लगाएंगे। और अगर बाई चांस करंट उससे ज्यादा फ्लो करने लगता है वहां पे, तो ये जो फ्यूज वायर है इसके अंदर वो मेल्ट कर जाएगा और ये इलेक्ट्रिक आयरन को डिफेक्टेड होने से प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे फ्यूज वायर, अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 एम्पियर का नहीं लेके मैं इतने ही एम्पियर का ले लूँ, ये जो है इसकी जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, या इससे कम ले लूँ मैं इलेक्ट्रिक आयरन में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे, तो क्या होगा? क्योंकि रेटिंग ही इसकी इतनी है, तो जैसे ही आप ऑन करोगे इलेक्ट्रिक आयरन, तो क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा वो। तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन काम ही नहीं करेगी। तो अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, जितना जो करंट ड्रॉ करता है जो डिवाइस, तो उससे थोड़ी सी बड़ी रेटिंग का फ्यूज लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन एक इलेक्ट्रिक फ्यूज पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अपना 3 मार्क्स का पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में 2024 में ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ करंट रेटिंग 3 किलोवाट 220 वोल्ट इज टू बी ऑपरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर। What is likely to happen when the heater is switched on? Justify your answer with necessary calculations. तो बेसिकली अपने को गिवन क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं कि जो हीटर है उसकी जो रेटिंग है 3 किलोवाट, मतलब पावर की बात कर रहे हैं। तो जो पावर है दैट इज 3 किलोवाट एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज 220 वोल्ट। अब अपन पावर को जो है इसका अपन ऐसा यूनिट क्या होती है अपनी वोट, तो ये हो जाएगा 3000 वोट। ओके। अब अपने को ये बताया है कि ये जो सर्किट है इसकी जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर की है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फ्यूज लगा है इस सर्किट में वो 5 एम्पियर का है। ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे हीटर, तो वहां पे क्या होगा। तो देख लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे करंट कितना ड्रॉ करेगा ये हीटर। तो अपने को पता है कि पावर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू वी आई। और पावर अपने को दे रखा है दैट इज 3000 वोट। वी अपने पास है 220। आई अपने को निकालना है। तो यहाँ से देख लेते हैं अपन करंट कितना ड्रॉ करेगा ये हीटर जब अपन इसको स्विच ऑन करेंगे। तो इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 150/11 एंड यहाँ से अपने पास में करंट आएगा 13.63 एम्पियर। हम ध्यान से देखो, ये जैसे इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करेंगे तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगा? 13.63 एम्पियर। बट जो सर्किट है उसकी रेटिंग क्या है अपने पास में? वो है 5 एम्पियर। मतलब वहां पे जो फ्यूज है वो 5 एम्पियर का है, उससे ज्यादा करंट आते ही वो क्या कर देगा? सर्किट कट कर देगा। तो सर्किट कट करते ही क्या होगा? वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, मतलब हीटर काम नहीं करेगा वहां पे। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या? हीटर विल नॉट वर्क इन दिस सर्किट as it will draw 13.63 ampere current which is above
द सर्किट रेटिंग। सर्किट की रेटिंग क्या है? 5 एम्पियर। क्लियर है? चलिए ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर अपन ने बेसिकली थोड़ी देर पहले ही देखा था, दैट इज P इज इक्वल्स टू वी आई। कहाँ से आया था वो भी देख लिया था। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपने को पता है कि एनर्जी क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। हीट जो निकल रही है वो क्या है, दैट इज एनर्जी। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दें इसको, तो एच बाई टी मेरा क्या हो जाएगा, पावर। क्योंकि एच जो है हीट क्या है, वर्क डन के बराबर ही है ना, दैट इज एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज पावर। यहाँ से टी कट जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। यही अपन ने बोला, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। Equation H is equals to I square RT gives energy consumed in an electric circuit in time t. The electric power P is given by rate at which energy is consumed. तो यहाँ पे पावर किसके इक्वल होगा, अगर अपन इसको हीट क्या है अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, वही डिसिपेट कर रही है। तो इस एनर्जी को अपन क्या करें, टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो एच बाई टी अभी भी बताया मैंने, एनर्जी और वर्क एक ही बात है। तो ये पावर हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा अपना। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक और अपन ने पढ़ा था कि P इक्वल्स टू वी आई, यहाँ से भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ यूज करते हुए। मैंने बताया V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से P इक्वल्स टू आई इंटू आई आर है, आई स्क्वायर आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आई और आई आर क्या हो जाएगा, V। तो ये हो जाएगा वी आई। आंख किधर से भी पकड़ो, बात वही है ना। दूसरा मैं यहाँ से एक चीज और बोल सकता हूँ, क्या अपने को पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से देखो आई इक्वल्स टू अपना होगा V बाई आर। तो अगर मैं आई की जगह यहाँ पे V बाई आर रख दूँ तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो तीन फॉर्मूले हो गए अपने पास पावर के। एक हो गया आई स्क्वायर आर, दूसरा होगा वी आई, तीसरा होगा वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोल रहा था ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोट। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वो होती है अपनी वोट। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज ए 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अभी अभी मैंने बोला पावर इज इक्वल टू होता है वी आई। तो 1 वोट पावर कब कंज्यूम करेगा कोई डिवाइस, जब उस डिवाइस में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो और वो किस पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कर रहा हो, 1 वोल्ट पे। तो यहाँ से दिख रहा है अपने को 1 वोट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है भाई। तो 1 वोल्ट एम्पियर। 1 वोट किसके इक्वल है अपना, 1 वोल्ट एम्पियर के। ठीक है। वोट इज वेरी स्मॉल यूनिट। जो वोट होती है काफी छोटी यूनिट होती है। सो प्रैक्टिकली मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलो वोट, दैट इज 1000 वोट। ध्यान रखना है इसको, 1 किलो वोट जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1000 वोट्स इज यूज्ड। और अपन इस 1 किलो वोट को ही यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, अपने को पता है पावर, अपने को पता है। तो एनर्जी क्या होती है, दैट इज पावर इनटू टाइम। भाई पावर अपन ने बात की थी ना, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, अपन जो स्पेंड कर रहे हैं ना। या फिर एनर्जी की जगह अपन वर्क भी बोल सकते हैं। वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। दोनों इक्वल ही होती है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल रहे हैं, एनर्जी जो होगी दैट इज पी इंटू टी। और अभी अभी अपन ने बात की जो पावर है इसकी यूनिट क्या होती है, वोट। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इट्स यूनिट इज वोट आर। तो अपने एनर्जी की बात की दैट इज पी इंटू टी। तो पावर अपना वोट में होगा और टाइम अपना आर में होगा। तो बेसिकली वोट आर की बात करेंगे यहाँ पे। 1 वोट आर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वोट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो यहाँ पे अगर अपन 1 वोट पावर यूज करते हैं किसके लिए, 1 आर के लिए, तो अपन बोल सकते हैं कि 1 वोट आर एनर्जी इज कंज्यूम्ड। नेक्स्ट ये बोल रहा है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वोट आर, कॉमनली नोन एज यूनिट। ध्यान रखना है कि जो वोट आर वाली जो यूनिट है ना अपनी एनर्जी की, वो काफी छोटी है। तो अपन कॉमर्शियली क्या यूज करते हैं, किलो वोट आवर वाली यूनिट यूज करते हैं। और ध्यान रखना है 1 किलो वोट आवर जो होता है ना, घरों में आपने सुना होगा कि यार कितना यूनिट बिजली खर्चा हो गया। तो 1 यूनिट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 किलो वोट आवर। और ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग कहाँ से मिलती है अपने को, इलेक्ट्रिक मीटर से, जो राइट में अपन ने दे रखा है। तो 1 किलो वोट आवर जो है ना, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। तो 1 किलो वोट आवर की बात करें तो 1 किलो वोट आवर किसके इक्वल होगा, 1 किलो वोट में कितने वोट होते हैं, 1000 वोट। और 1 आवर में कितने, 3600 सेकंड। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये 106 नहीं है, 10 टू द पावर 6 है भाई, वोट सेकंड। कैसे आया ये, देखो ये 3 और ये 2, 5 जीरो अपने पास पहले से हैं। 36 इंटू क्या है, यहाँ से क्या मिलेगा, 36 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर पॉइंट लगा दें अपन यहाँ पे तो एक जीरो और ऐड कर सकते हैं। तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ना। क्लियर है ना बात। चलिए, तो ये जो वोट सेकंड होती है ना, ये वोट सेकंड बेसिकली किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। 1 वोट सेकंड
जो है दैट इज इक्वल टू 1 जूल। तो 3.6 इंटू 10⁶ वोट सेकेंड जो है दैट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन इलेक्ट्रॉन खाते थोड़ी है, कंज्यूम थोड़ी करता कोई डिवाइस। बेसिकली वहां पे तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट में से फ्लो कर रहे होते हैं बस। तो उनको फ्लो करने के लिए अपन क्या करते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, उसी एनर्जी का अपन बिजली बिल देते हैं। वी पे फॉर एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रिक गैजेट्स। इलेक्ट्रिक गैजेट्स में से जो चार्जेस बेसिकली मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसको मूव करवाने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसका पैसा अपन पे करते हैं। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे बेस्ड है। ये अपना 2023 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। In a house, two bulbs of 50 watt each are used for 6 hours daily, and an electric geyser of 1 kilowatt is used for 1 hour daily. Calculate the total energy consumed in a month of 30 days and its cost at the rate of rupees 8 per kilowatt hour. तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीज़ों की बात की है। पहला है अपना इलेक्ट्रिक बल्ब और दूसरा अपन ने बात की है किसकी, गीजर की। तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे 30 डेज में वो देख लेते हैं अपन, उसी हिसाब से फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट अपना इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे अपने पास दो बल्ब हैं, हर एक की जो रेटिंग है वो 50 वोट है, तो 2 इंटू 50। और जब अपन इस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पे टोटल अपन 30 डेज के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आएगी वो कितनी आएगी, 5 2 जा 10, 60, 180 और 2 जीरो और ये अपना वोट आर में आएगा, है ना। क्योंकि अपन ने ध्यान से देखो यहाँ 50 वोट है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन जो कॉमर्शियल यूनिट होती है अपनी एनर्जी की वो क्या होती है किलोवाट आवर। तो इसको अपन 1000 से डिवाइड करेंगे वोट को, तो क्या आएगा किलोवाट, दैट इज 18 किलोवाट आवर। ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय गीजर। तो यहाँ पे गीजर की जो पावर रेटिंग है वो क्या है, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट कितने घंटे के लिए, रोज 1 घंटे के लिए, इनटू कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। तो यहाँ पे अपन ने पहले ही क्या किया, पावर को किलोवाट में दे रखा है अपने को, तो यहाँ पे वोट से किलोवाट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास यहाँ आएगा 30 किलोवाट आवर। ठीक है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड दैट विल बी इक्वल्स टू 18 + 30 दैट इज 48 किलोवाट आवर। ये ध्यान रखना है, इसमें किलोवाट जब लिखते हैं ना तो के स्मॉल आता है अपना और डब्ल्यू जो आता है वो कैपिटल में आता है। चलिए, पर अपने को ये भी बता रखा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम करेंगे उसका ही रेट क्या है, ₹8 पर किलोवाट आवर। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। वो अपनी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 48 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल्स टू ₹384। क्लियर है। और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है और साथ में चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर में। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हाँ, इस चैप्टर का जो है अपन एक लाइव क्लास रखेंगे, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अपन ये 7 सितंबर को जो संडे है अपना, उस संडे को अपन ये मोस्ट प्रोबेबली अपनी ये क्लास रखेंगे, लाइव जो क्लास रहेगी अपनी। पहले ही मैं आपको बता दूंगा जो अपने अगले वीडियोज आएंगे अपने अगले चैप्टर के, तो उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अपनी लाइव क्लास कब होगी। तो चलिए, जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए, बाय बाय।